आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरे मुल्क में नाफिज किए गए हैं, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर के इंडियन पेनल कोड यानी IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह ले चुके हैं। हालांकि आज हम सिर्फ भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय JNU के सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ के प्रोफेसर हिमांशु रॉय और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मनीष मोहन जी। वेलकम टू द स्टूडियो। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से इसको नाफिज किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ मनोज जी मौजूद है। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता ऑफर क्या करती है? देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑफर के संदर्भ में हम अगर देखें तो पहले हम इंडियन पेनल कोड से गवर्न होते थे जी, पेनल यानी दंड जी। अब भारतीय न्याय संहिता से गवर्न होंगे न्याय यानी जस्टिस जी। तो इसीलिए हमें क्या ऑफर करती है के संदर्भ में अगर हम देखें तो अब पेनल्टी से ज़्यादा जस्टिस पर फोकस आ गया है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके अलावा हम अगर इसमें प्रोविजन वाइज जाएंगे तो काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार चैप्टर 5 एक है हमारे नए BNS में जो डेडिकेटेड है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड पर जी। तो इस तरह के काफ़ी सारी बातें हैं जो इसको हम कह सकते हैं कि हमने अब वो पेनल लॉ को इंडियनाइज किया है। अब हम जो पुराने लॉज थे उसके गवर्नेंस में नहीं रहेंगे जी, खासकर जो प्री इंडिपेंडेंस लॉज थे जी। बिल्कुल। तो ये पुराने जो लॉज थे, जो हम अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर के इंडियन पेनल कोड अभी तक चल रहा था, तो ये इंडियनाइज हो गया है। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, क्या हटाया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आपसे हिमांशु जी समझना चाहेंगे, अगर हम 1860 से पहले की बात करें, जब इंडियन पेनल कोड नहीं था, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इतना रिच रहा है, हिस्ट्री रही है, किस तरह का जस्टिस प्रोसीजर तब होते थे, किस तरह की न्याय प्रक्रिया तब थी? मूलभूत तौर पे वो न्याय प्रक्रिया थी जी, वो पेनल नहीं था जी, जो अभी मनीष जी ने बताया और जो अभी हमारे संविधान में नया संशोधन करके और वो सारी चीज़ें लाई गई हैं कानूनी तौर पे। सो द इंटेंट वाज न्याय, जस्टिस, रादर दैन द पेनल्टी जी। ब्रिटिश के टाइम में ये चेंज आया था क्योंकि वो कॉलोनियल रूलर हो गए थे, तो सारा हमारा जो फोकस शिफ्ट हो गया था कॉलोनियल टाइम पे, जो अभी तक रहा, मतलब 47 के बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक रहा, वो था पनिशमेंट जी। दूसरा आप देखेंगे कि जो चेंज हुआ है वो फोकस हो गया है सुरक्षा के ऊपर में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह वो सारा सुरक्षा हो गया है। तो ये इंटेंट जो हमारे पहले थे ब्रिटिश के आने के पहले, वो रिफ्लेक्ट करता है न्याय के 2 पहलू पे, पनिशमेंट नहीं, न्याय, करेक्टिव मेजर्स, सुरक्षा। तो उसमें मुख्य मुद्दा होता था गांव के स्तर पे, ज़्यादातर आबादी ग्रामीण थी, तो ग्रामीण आबादी में जो पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था, अगर आपको ध्यान होगा, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, फोकस था जस्टिस के ऊपर, करेक्टिव मेजर्स के ऊपर में, सुधार के ऊपर में। और उस केस में छोटा सा गांव का समूह होता था, पूरा गांव बैठता था या पंच बैठते थे, और पंच जो होते थे, जो जजेस होते थे, वो विस्डम के ऊपर में आते थे। तो ज़्यादातर समस्याएं ग्रामीण परिवेश में गांव के अंदर ही उसको
सुलटा लिया जाता था, उसको सोल्यूशन उसका ढूंढ लिया जाता था। कोई मेजर क्रिमिनल वैसे एक्ट्स होते भी नहीं थे। हाँ, उसके बड़े स्तर पे अगर हम जाएंगे, शहरों के स्तर पे या राजधानी के स्तर पे, वहाँ पे काजियों का रूल होता था जी। क्योंकि तब तक 12वीं शताब्दी के बाद से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो पॉलिटिकल इस्लाम आया है, यानी कि जो शासक वर्ग आया, जो बाहर से आए हैं, तो उन्होंने अपने साथ बाहर के रूल्स रेगुलेशंस भी सारे लाए और ज़्यादातर जो उनका सेटलमेंट हुआ है वो अर्बन सेटलमेंट हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए उनके जो कानून थे, वो जो बाहर के कानून थे, वो अर्बन सेंटर्स में उन्होंने लागू किया और उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ उनकी यहाँ के जो कानून थे उसको लागू किया। जैसे कि फोकस ऑन पनिशमेंट, हाथ काट दिया गया या कोड़े पीटे गए या पत्थर लगाया, उनको मारा गया। खासकर जो फोकस प्यूरिटी वुमन की थी, नागरिकों की, अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वापस बच्चों के ऊपर में या महिला के ऊपर में फोकस किया गया है, वो चीज़ें अगर हम प्री ब्रिटिश टाइम में जाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के या जो पर्शियन अरेबिक रूल्स थे, वहाँ जिस तरीके की सज़ा होती थी वो सज़ा यहाँ पे अर्बन सेंटर्स में देखने को मिलती थी। जी बिल्कुल। उसमें तो रूरल और अर्बन ये डिवाइड था। वो चीज़ें धीरे धीरे ब्रिटिश के आने के बाद कम तो हुई, बट फोकस सारा इंटेंट बदल के वो आ गया आपके पनिशमेंट के ऊपर में, नॉट ऑन द जस्टिस एंड रिफॉर्म्स। तो ये सामाजिक पहलू है बिल्कुल जो था। बिल्कुल जी। हिमांशु जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी अगर हम 1860 से पहले की बात करें तो करेक्टिव मेजर्स पर फोकस किया जाता था, पनिशमेंट पर नहीं। ऐसा ही कुछ मनीष मनोज जी भी कह रहे हैं। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये एक जो मेन डिफरेंस है जो आपने बताया आईपीसी और जो भारतीय न्याय संहिता, इसमें और किस तरह का फ़र्क आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलेगा, वो आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। कई सारे आईपीसी के धाराओं को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया हुआ था जी, उनको हटाया गया है। उसके अलावा ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो जैसे कम्युनिटी सर्विस की बात इस नए बीएनएस में की गई है, जो आज के तारीख में एक एक्सेप्टेड नॉर्म सा बन गया है। कई देशों में जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी कम्युनिटी सर्विस के तौर पर पनिशमेंट दिया जाता है। ये सब सुधार के इस पर बेस्ड है। तो इसीलिए जब हम नाम की बात करते हैं तो वहाँ से ये सारा कुछ ये होता है। न्याय और दंड का जो फ़र्क है वो सब इसमें दिख जाता है। कम्युनिटी सर्विस हो गया, इसके अलावा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का भी प्रावधान है सेक्शन 4 में। उसके अलावा काफ़ी सारे फोकस रखा गया है। इसके पहले क्या होता था कि ब्रिटेन का शासन था हमारे देश पे, उनका फोकस रहता था अपने शासन को बनाए रखने में। इसीलिए अगर हम इवन प्रावधानों की बात करें तो शुरू होता था सेफ्टी सिक्योरिटी से नहीं, उनके अपने प्रॉपर्टी के धाराओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। मर्डर 299, कल्पेबल होमिसाइड 300 मर्डर, ये सब 300 नंबर पर थे धारा के तौर पे देखें, ये सब आगे है। तो इससे सरकार का और अब आज के तारीख में जो हमारा समाज है उसका फोकस सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ न्याय पर होना चाहिए, ये दिखाता है। बिल्कुल मनीष जी, जैसा कि कह रहे हैं कि फोकस जो है अब सेफ्टी, सिक्योरिटी और न्याय पर होगा। आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे हिमांशु जी, आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है अगर जैसे कि आपने बताया 1860 से पहले की जो न्याय प्रक्रिया थी, फिर आईपीसी आया और अब ये भारतीय न्याय संहिता, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मेरी बात हो रही थी, जो एक्सपर्ट्स हैं, वकील तो मनीष हैं और जो पुलिस में ट्रेनिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रेनिंग जो चल रही है एकेडमी में, तो वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं जिस तरीके से पुलिस वालों को ट्रेन कर रहे हैं और ये पूरे भारत में चल रहा है, इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये आया है कि जो जस्टिस अब डिजिटल तौर पे बहुत एफिशिएंटली होगा। मैं आपको एक हर स्टेज पे जो पुलिस की भूमिका होगी उसमें जब तक कोर्ट के पास पहुंचता है वो
45 डेज उसमें मतलब प्रावधान बांध दिया गया है जी। कि वो 45 डेज, 90 डेज, 14 डेज ऐसे जो विक्टिम हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके पास प्रोग्रेस रिपोर्ट होता जाएगा जी। तो नंबर 1 फोकस इज कंसोलिडेशन ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट्स जी। जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने जिनको निरस्त कर दिया था, जिन कानूनों को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन प्रोसीजर कोड या एविडेंसेस एक्ट वगैरह में जो सारे तो उनको इस कानून में जो 1 जुलाई से लागू हुआ है कंसोलिडेट कर दिया गया। दिस इज द फर्स्ट मेजर चेंज। नाउ द सेकंड मेजर चेंज इज जिसको हम 0 FIR वगैरह कहते हैं, यानी कि कहीं भी, खासकर जो दिल्ली के अंदर में कानून थे लागू जो होते थे और पूरे भारत में वो उस तरीके से वो सिस्टम नहीं एफिशिएंटली काम करता था, अब वो पूरे भारत में लागू होगा। आपको कहीं भी अगर परेशानी है भारत के किसी भी कोने में, आप 112 नंबर पे कॉल करेंगे, वो एक स्टैंडर्डाइज होने जा रहा है और द ओनस नाउ लाइज ऑन द पुलिस जी, नॉट ऑन द सिटीजन। सिटीजन्स अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट वे पुलिस को कॉल करें, ऑनलाइन कंप्लेन लिखाएं, उनको थाने में जरूर जाने की जरूरत नहीं है और द ओनस लाइज ऑन द पुलिस कि पुलिस अब उसको किस थाने के अंदर, किस टेरिटरी के तहत रिकॉर्ड करती है और आपको अब जानने की जरूरत नहीं है। वो टाइम बाउंड है कि 14 दिन, 90 दिन, 45 दिन के अंदर वो आपको डिफरेंट स्टेजेस पे जैसे केस प्रोग्रेस कर रहा है वो आपको उससे परिचित, वाकिफ कराते रहेंगे। जी। तो उस हिसाब से जो टाइम लगता था फैसला होने में, यानी कोर्ट तक पहुंचने में ही, अगर हाई प्रोफाइल केस नहीं है तो नॉर्मल सिटीजन का केस है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहुंच गए, अब वो समय बहुत कम हो जाएगा। जी। तो एफिशिएंसी इन डिलीवरिंग जस्टिस, ये इससे बहुत फर्क पड़ने जा रहा है जो नया 1 जुलाई से रूल्स आए हैं। और जो दूसरा मुझे समझ में आया पुलिस ऑफिसर से बात करने पे, खासकर जो ट्रेनिंग एकेडमी के लोग हैं, तो उसमें उनका कहना था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि उनसे जब बात कर रहा था कि क्या आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा काम आसान हो गया है क्योंकि हर चीज़ अब डिजिटल हो गए हैं जी। और एविडेंसेज वगैरह जमा करने में। तो ये जो बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ और यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, इससे पूरी व्यवस्था को, जस्टिस सिस्टम को बहुत एफिशिएंसी मिलेगी और नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल। तो हिमांशु जी कह रहे हैं कि एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ होने जा रहा है। बात करें क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स की, मनीष जी आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे, जैसे कि ये अब ऑनलाइन हो जाएगा, FIR लिखाने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं किसी भी थाने में, कि आप डिटेल से समझना चाहेंगे कि कैसा सब कुछ चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नए जनरेशन को हम क्या ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि नया जनरेशन जब आज किताब खोलता है, पुरानी किताब IPC खोलता है, तो वो देखेगा सेक्शन 13 में क्वीन को डिफाइन किया हुआ था, इवन दो उसको डिलीट कर दिया गया। सेक्शन 15 में ब्रिटिश इंडिया को डिफाइन किया गया था। तो हमारे बच्चे पूछेंगे कि ये हम अपने लॉ की किताब में क्यों रखे हुए आज तक? क्या हम 75 साल में अपना लॉ भी नहीं बना पाए? बिल्कुल। तो ये सब जो चेंजेस हैं जो हो रहे हैं, ये नए जनरेशन को ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी देने के लिए। अब एक बहुत मामूली सा सवाल एग्जांपल मैं दूंगा, लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। बिल्कुल। एज लॉयर हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं कि 2 लोग जो जिनके बीच डिस्प्यूट है, हमारा क्लाइंट आएगा तो वो व्हाट्सएप चैट लेकर आता है। अब उसको कन्वर्ट करना, या कोई आज के तारीख में हम ये भी देखते हैं कि मॉब लिंचिंग या नए जो ये सब ऑफेंसेस हैं, IPC में उसका कोई ये नहीं था जी। नाउ इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। अब इसका डेफिनेशन भी आया है और उसके अलावा फोकस करके सारा कुछ किया गया है। इवन साक्ष्य अधिनियम पर जब चर्चा करेंगे तो
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, कैसे होगा, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, उस सबको मॉडर्नाइज करके आज के कंटेक्स्ट में किया गया है, ताकि लोग जो आम डेली बेसिस के लाइफ में जो सामान जो भी डॉक्यूमेंट उनके सामने आता है, चाहे डिजिटल डॉक्यूमेंट हो चाहे कागज हो, उसको एविडेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब एडेप्टेबिलिटी नए जनरेशन को देने के लिए ये कानून, ये बदलाव बहुत ज़रूरी था। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था ये बदलाव। और मॉडर्नाइजेशन बता रहे हैं हिमांशु जी और मनीष जी, और मॉडर्नाइजेशन, अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत टेक्नो सेवी है नई जनरेशन, आप घर बैठे FIR दर्ज कर सकते हैं। हिमांशु जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो उसके हिसाब से कितना एप्ट आपको अब ये भारतीय न्याय संहिता दिखाई देती है? काफ़ी कुछ। देखें, मेजर चेंजेस उस तरीके से नहीं हुए हैं, ना हो सकते हैं जी, क्योंकि अब वैश्विक वर्ल्ड इंटीग्रेटेड हो गया है। हमारे आप अपने जो समाज हैं, भारत के समाज काफ़ी कुछ इंटीग्रेटेड हैं। कल्चरल पैटर्न्स करीब करीब, खान पान, कपड़े लत्ते सब एक जैसे हो गए हैं। औरतें बच्चे, काफ़ी सोशल मोबिलिटी हो गई है। बिल्कुल। और हर को हर जगह सुरक्षा चाहिए, ज़रूरी है एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। तो कल्चर जिस तरीके का अब ग्लोबल कल्चर हो रहा है, तो भारतीय व्यवस्था को भी इंक्लूडिंग द जुडिशियल सिस्टम हैज़ टू बी एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। उसको ध्यान में रखते हुए उस ग्लोबल स्टैंडर्ड को, इसके अंदर जो आउटडेटेड पैटर्न्स थे, एविडेंसेस या सिस्टम जो या सब सिस्टम्स थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो रीसेंट टेक्नोलॉजी हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसको कॉप्ट किया गया है, हैज़ बीन मेड पार्ट ऑफ द लॉज। तो दिस इज मोर मॉडर्न एंड अपडेटेड, एडेप्टेबल एंड केटरिंग टू द जो बहुमत हमारी है आज 70-75% आबादी जो युवाओं की है, जो जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो कीपिंग इन माइंड दैट वो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी इसको बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि अब तो अभी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हमें अनुभव होंगे, एनरिचमेंट होगा, लेकिन जो 15-20 दिन में ये देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से सरकार ने इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है, मतलब टुक 6 months टू प्रिपेयर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। और दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में, दिल्ली में तो काफ़ी चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी, जैसे कि हम FIR घर बैठे लॉन्च करते थे, लेकिन बाकी जगहों पे ये नहीं था, टेक्नोलॉजी का यूज़, डिजिटलाइजेशन वैसा नहीं था। तो ये जो कल्चरल चेंज अब आएंगे इस कानून के हिसाब से, दैट विल बी मच मोर मॉडर्न एंड सुटेबल फॉर द टाइम एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, खासकर जो जिसे हम आज दलित कहते हैं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं या वुमेन सेक्शन कहते हैं या चाइल्ड सेक्शन कहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। जी बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंडियननेस को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि इस बार देखने को मिल रहा है भारतीय न्याय संहिता में। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए, कॉमन मैन के लिए समझना चाहें लेमैन लैंग्वेज में, आप क्या समझाएंगे कि किस तरह से ये उनके फेवर में हैं जो चेंजेस हुए हैं, किस तरह का फ़ायदा, एडवांटेज उनको मिलने वाला है? देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगा बिल्कुल किताब से ही। जी। IPC में एक प्रावधान था, सेक्शन 108A। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी 108A के इलस्ट्रेशन में गोवा को फॉरेन लैंड की तरफ दिखाया गया था। तो मतलब हम गोवा आमतौर पे जाते रहते हैं, लोग जाते हैं, क्या हम फॉरेन जाते हैं? गोवा इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो आम डेली बेसिस पे जो लाइफ है उसको अभी तक हम अनभिज्ञ थे कि ये सब है कानून किताब में। अब आज के तारीख में हम देखें अगर, तो जो नया लॉ आया है उसमें सेक्शन 1 में क्लॉज 5 है, वो बहुत क्लियर कट वे में 3 बातें कहता है। पहला कि एवरी पर्सन
जहाँ भी है वो इंडियन लॉ के कंटेक्स्ट में अगर कोई ऑफेंस करता है, कमिट करता है बीएनएस की धारा के खिलाफ, तो वो गिल्टी होगा। उसके अलावा दो और एप्लीकेबिलिटी इसमें दिया गया है। पहला, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसके कंटेक्स्ट में कोई भी ऑफेंस कमिट होता है कहीं पर भी, तो इंडिया में उस पर ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उसके अलावा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 के सी में, वो कहा गया है कि इंडिया में सिचुएटेड कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क से अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है उनके नेटवर्क के खिलाफ, वो भी इन्वेस्टिगेट हो सकता है। यहाँ पर हम बहुत डेली बेसिस पे ये बात देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कहीं से कहीं किसी ने कंप्यूटर हैक कर लिया, उसके अलावा कहीं से उन्होंने मोबाइल से डाटा हैक कर लिया, किसी के अकाउंट से पैसा चोरी हो गया, पता नहीं चल रहा है। तो ये सब आज के तारीख में बीएनएस में सारा कुछ पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए सबके संदर्भ में लॉ बना हुआ है। तो अब आज के तारीख में ये जितना कुछ है प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट में अगर देखें, तो जितना कुछ हो रहा है ऑफेंसेस, सबको कंसीडर करते हुए, सारे को ध्यान में रखते हुए इसको इनेक्ट किया गया है। जी, जो कुछ हो रहा है आजकल, बदलाव जिस तरह के, उसको ध्यान में रख करके सबको इंक्लूड किया गया है। हिमांशु जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर हम आज के वक्त की ज़रूरत की बात करें तो कितनी बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के भारतीय न्याय संहिता की, इस बदलाव की, और कितना बड़ा बदलाव आएगा इस तरह के जो क्रिमिनल लॉ में चेंजेस किए गए हैं उसमें? दो मेजर चेंजेस आ रहे हैं अमिता जी इसमें। इसका असर, पॉजिटिव असर जो पड़ने जा रहा है, और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी मैं बताऊंगा जहाँ पे वो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे और करने जा रहे हैं। एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आएगा और आने जा रहा है, वो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़बरदस्त शॉर्टेज हैं। होल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर इज़ डिजिटल, यानी जो एविडेंसेस एक्ट हैं जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना होता है, फोरेंसिक हर जगह होगा। जैसे कि दिल्ली के अंदर जब मैं बात कर रहा था पुलिस वाले से, तो पर ईयर उनके आंकड़े हैं करीब 45,000 थेफ्ट के। उस 45,000 थेफ्ट में रफली 20 से 25,000 जो चोरियां होती थी वो गाड़ियों की होती थी। आप सोच लीजिए, एक साल में 25,000 के अप्रॉक्सीमेटली गाड़ियां दिल्ली शहर से चोरी हो रही थी, और बाकी जो रफली 20,000 चोरियां होती थी वो दूसरी चोरियां होती थी। अब दिल्ली उस हिसाब से चूंकि राजधानी थी, धीरे धीरे वो परिस्थिति को एडेप्ट टेक्नोलॉजी वाइज कर रही थी। लेकिन अगर हम बिहार का केस लें या गोवा का लें या गुजरात का लें, जम्मू कश्मीर का लें, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का लें, तो बहुत सारी ये दिल्ली का बेनिफिट्स, टेक्नोलॉजिकल, सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंस, हाई कोर्ट का, वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो डिलीवरी मैकेनिज्म जो था, इंस्टीट्यूशनलाइज, संस्थागत जिसे कहते हैं, वो बहुत एफिशिएंट नहीं था। दूर दराज का एरिया होता था, प्रॉब्लम्स, आम नागरिक प्रॉब्लम्स फेस करते थे। कोर्ट में जब पुलिस लेके जाती थी तो उसको डिसमिस कर दिया जाता था, लैक ऑफ एविडेंस, बिल्कुल सबूत के तौर पे। अब चूंकि हर चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, फोरेंसिक होगा, फोरेंसिक हमारे पास नहीं है, CFL नहीं है। सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आता है कि कर्नाटक में है, दिल्ली के ही अंदर जितने हैं वो सीमित हैं, उन पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बनने जा रहा है। अब सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कितना एफिशिएंटली, तेजी से ये फोरेंसिक लैब स्थापित करती है, उससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। बट दिस लॉ इज कंटेम्प्ररी एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक। जी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, जिस तरह से हिमांशु जी कह रहे हैं। मनीष जी, यहाँ पर वाकई समझने वाली बात यह है कि ट्रांजिशन में किस तरह की डिफ़िकल्टी हो सकती है, या कितना स्मूथ रहेगा इसका ट्रांजिशन IPC से भारतीय न्याय संहिता की तरफ? देखिए, ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो लाइटर वेन में तो मैं कहूँगा कि अब 420 इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इट यूज्ड टू बी। जी, पहले जो लोग आक्षेप के तौर पे कहते थे कि 420 मत करो, अब वो 420 अलग हो गया है। जी, तो जो ट्रांजिशन का फेज है वो हमारे जैसे लोगों के लिए ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि हमने जब 27-28 साल
प्रोफेशन में गुजार दिया है, अब हमें धाराएं दोबारा से पढ़नी पड़ेगी और उसको अलग सिलसिलेवार तरीके से याद करना होगा। तो नए जनरेशन के लिए जो अब टिप्स पे आएगा, हमारे लिए उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रांजिशन में थोड़ा प्रॉब्लम पुलिस को भी होगा, क्योंकि वो पहले जिस तौर पे जिस तरीके से अपने हिसाब से चलते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से और बिल्कुल समयबद्ध तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है जी। अब जैसे सर्च एंड सीजर की बात करें, अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। पहले पता नहीं चलता था कि सर्च हो रहा है तो सर्च में क्या निकला नहीं निकला, कुछ का कुछ बता दिया गया। अब जब सारा कुछ रिकॉर्डिंग होगा तो वहाँ पर आप इस तरह के जो संदेह है उससे अलग हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, जो बीएनएस में सबसे बड़ी बात है, अभी तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहीं डिफाइन नहीं था आईपीसी में। अभी तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बड़े तौर पे कहें, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिफाइन नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अब 111 धारा है उसमें आ गया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 112 में आ गया है। उसके अलावा एक सेक्शन 113 में टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया है। ये सब आज के तारीख में हकीकत है, पर आईपीसी इससे अनभिज्ञ था जी। इसी तरह मेडिकल नेग्लिजेंस की बातें बहुत उठती हैं, आम तौर पे अखबार में पढ़ने को आता है या समाचार में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस पर स्पेसिफिक धाराएं नहीं थी और कुछ जजमेंट्स थे जिसके आधार पे लोग अपना अपना मतलब निकालते थे कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ क्या नहीं हुआ। अब बहुत क्लियर कट तरीके से सेक्शन 104(1) में वो कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है क्या है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो ये सब बातें जो हैं ट्रांजिशन के तौर पे ही हम कहेंगे कि ये पहले जो नहीं था अब है, तो समय लगेगा किस तरह से इसको अडेप्ट करना है जी। पर जो भी है ये चेंज पॉजिटिव के लिए है, तो हमें इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखना होगा। कुछ नई धाराएं पढ़नी होंगी, कुछ नई धाराएं सीखनी होंगी, करेंगे जी। जस्ट टू एडिशन, बिल्कुल बताएं जो टाइमली होगा दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों जी बिल्कुल, आप ही से पूछने वाली थी मैं। हाँ बताइए। एक जो मनीष कह रहे हैं मैं उसी को समराइज कर रहा हूँ। प्रिसीजन, क्लैरिफिकेशंस, एडिशंस जी, ये 3 मेजर ट्रांजिशन के बेहतर चीज़ें हुई हैं इसमें, जिससे अब समय कम लगने की संभावना बनती है। एविडेंसेस, डिजिटलाइजेशन यानी कि हर चीज़ की रिकॉर्डिंग, और अगर जितनी तेजी से सरकार फोरेंसिक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, पुलिस को कांस्टेंट ट्रेन करती है, खासकर दिल्ली के बाहर या नॉन मेट्रो जगहों पे पुलिस जितनी ज़्यादा ट्रेन हो रही है, जिस ट्रांजिशन की बात मनीष कर रहे थे, जहाँ प्रॉब्लम फेस होंगे जी, तो दिल्ली में तो पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है, बट आउटसाइड वो फेस करेंगे। तो ये ट्रांजिशन बेहतरी के लिए होगा जी। बिल्कुल हिमांशु जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि अभी मैंने जैसे कि मनीष जी से भी पूछा कि ट्रांजिशन में किस तरह की दिक्कत है। एक तो आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, दूसरा क्या कुछ कन्फ्यूजन या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, किस लेवल पे क्या लोगों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी धाराएँ जैसे बदली हैं, अभी मनीष जी बता रहे थे। रेसिस्टेंस अगर आ सकता है तो वकीलों की तरफ से आ सकता है, क्योंकि खासकर जहाँ पे आप 30 साल 40 साल 45 साल से मतलब कि एक खास तरीके से वाकिफ़ हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पेनल कोड या एविडेंसेस एक्ट, और अब उसमें ट्रांजिशन आ रहा है, तो उन्हें परेशानी हो सकती है। बट जो यंग लड़के अभी दहलीज पे कदम रख रहे हैं, या तो यूनिवर्सिटीज़ में हैं या अभी नया बार एसोसिएशंस ज्वाइन किया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। 25 साल 30 साल तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा कि फ्यूचरिस्टिक है, तो ये जो अभी पीढ़ी है, जब ये 10 साल 15 साल इनकी अपनी ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिसेस होंगे, तो उसमें काफ़ी कुछ कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं कि यूरोप में, अमेरिका में कोई फैसला साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर हो जाता है,
इसके ठीक विपरीत भारत में जो हमारा फैसला होता है उसमें 10 साल, 5 साल, 11 साल, 25 साल लग जाते हैं। अब एक लड़का 11 साल जेल में रह के और एक्विट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को एक्विट करना पड़ा क्योंकि एविडेंसेस नहीं है। अब सोचिए ये चीज़ अगर अमेरिका में तो नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है, यूरोप में नहीं होता है। ये कानून लाने के बाद से जहाँ पे डिजिटल एविडेंसेस होंगे और टाइम बाउंड होगा और यंग पॉपुलेशन हमारी जो आ रही हैं, तो ये जो सफरिंग है ए विक्टिम विदाउट बीइंग कमिटिंग ए क्राइम, बेचारा जेल में 11 साल रह गया और वो क्राइम नहीं कमिट किया है और एक्विट कर दिया गया, तो वो बच जाएगा। समाज का वो सेक्शन जो है विक्टिम हो गया है, क्राइम पनिशमेंट उसको मिल गया है और वो जबकि है नहीं। तो ये एक काफ़ी मेजर पॉजिटिव ट्रांजिशन आने जा रहा है। और मैंने इसको कोरबोरेट किया पुलिस ऑफिसर से जब बात करके, तो उन्होंने भी इसको कहा कि नहीं ये बात सही है कि प्रॉब्लम्स जो दिल्ली में तो कम से कम प्रॉब्लम्स पुलिस वालों को ऐसा नहीं लगा। जी बिल्कुल। हिमांशु जी, आप प्रोफेसर हैं, आपसे समझना चाहेंगे एकेडमिकली किसी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को पढ़ाने में अब किस तरह की चेंजेस देखने को मिलेंगे? हमें उसमें सिलेबस में एक तो पहले सिलेबस हमें ऐड करना पड़ेगा और सिलेबस में जो हम पहले क्रिमिनल या पहले हम जैसे उनको पेनल ये शब्दों का इस्तेमाल करते थे और पढ़ाते थे, अब हमारा वो सारा फोकस वो बदल के हो जाएगा जस्टिस। जो हमारे पुराने टेक्स्ट्स में होते थे, फोकस ऑन जस्टिस, भारत की जो पारंपरिक न्याय प्रक्रिया थी, तो ये एक अच्छा कदम है कि हम वापस अपने जो इंडिक ट्रेडिशंस परंपरा है उससे न्याय को, कंटेम्प्ररी न्याय को जोड़ सकते हैं। तो सिलेबस में जो हमने अभी तक कॉलोनियल या रोमन लॉज पढ़ा रहे थे, जो लैटिन लॉज पढ़ा रहे थे, वो सारा फोकस हमारा शिफ्ट करने जा रहा है। धीरे धीरे अगर आपको ध्यान होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद से पिछले 10 सालों में, जहाँ तक मेरी यादाश्त मुझे कह रही है कि रफली, और मनीष शायद वाउच करें, 3000 के आसपास जो आउटडेटेड लॉज थे उसको डिलीट कर दिया गया था प्रावधानों से। बिल्कुल। ये जो अभी 1 जुलाई से लागू हुआ है उसका ये अगला स्टेप है। जी। तो ये एक कंसोलिडेशन का फेज है, ये एक फ्यूचरिस्टिक है और साथ साथ ये हमें अपने भारत की परंपरा से, फिलॉसफिकल दार्शनिक परंपरा जो थी न्याय की, उससे भी जोड़ता है। जी। मनीष जी, एक जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि कुछ ऐसे भी क्राइम हैं जो 1 जुलाई 2024, पहली जुलाई 2024 से पहले किए गए हैं, FIR नहीं हुई है, थोड़ा वक्त लगता है, तो ऐसे में क्या देखने को मिलेगा? कि हमारे संविधान में ये गारंटी दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स में कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक्ट के लिए उस समय जो उस तारीख को जो कानून, आपराधिक कानून लागू है, उसके तहत ही ट्राई किया जाएगा। ही विल बी सब्जेक्टेड टू ओनली अ लॉ दैट वाज एप्लीकेबल ऑन दैट डेट। तो ये सब जो नए कानून बने हैं बाद में जो आए हैं, 1 जुलाई से लागू हुए हैं, पहले के जितने ऑफेंसेस जो कमिट हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे है या जिसके लिए अब रिपोर्ट होता है, अगर 30 जून के तारीख को कोई घटना घटी है तो आज भी जो जिसके खिलाफ जो एक्यूज होगा वो उस 30 जून को जो लागू होगा लॉ वही एप्लीकेबल होगा उसके अलावा। पर एक बात जो क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है इस कंटेक्स्ट में जी, जो कानून के या लॉ के जो मूलभूत सिद्धांत तो हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। थेफ्ट का जो डेफिनेशन है पहले जो था, आज जो भी डेफिनेशन हो, धारा जो भी हो, पर जो मूलभूत सिद्धांत थे जिसपे थेफ्ट का ऑफेंस बनता था वो कंटिन्यू किया है। वैसे ही मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो धाराएं पहले थी, आज कोई और धारा हो जाए पर मूलभूत सिद्धांत वही रहेंगे। तो इसीलिए हम कहने को कहते हैं कि कानून बदल गया है, पर कानून की किताब बदली है, कानून वही है। और अब जब नया कानून आया है तो उसको पिछले इंटरप्रिटेशन के तहत ही देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और अप्लाई किया जाएगा।
जी बिल्कुल, तो मूलभूत कानून वही है। हिमांशु जी, आपसे भी यहाँ पर समझना चाहिए कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा गया है, स्टिल ये इंडियन वैल्यूज़ या इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे इंडियन जो कल्चर है उसको ध्यान में रख के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। देखें, एक कि नई परिस्थिति में, जैसा मनीष बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस डेवलपमेंट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। जो पुराने आउटडेटेड हो गए थे उनको हटा दिया गया है। तो दिस इज़ वन कंसोलिडेटेड लॉज विच वेयर आउटडेटेड, उसको हटा दिया गया है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। जो दूसरा है, इन्वेस्टिगेशन के तरीके को, एविडेंस एक्ट वगैरह जो है उसको मॉडर्नाइज किया गया है। तो कोई मूलभूत फंडामेंटल लॉज के अंदर में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। दूसरा जो समझने की बात है कि दो पैरेलल ट्रैक चलेगा जी। एक जो 1 जुलाई से क्राइम हो रहे हैं उस पे ये नए रूल्स के जो प्रोसीजर के जो तरीके हैं, प्रोसीजरल इन्वेस्टिगेटिव तरीके, ये नए तरीके से लागू होंगे, डिजिटल रिकॉर्डिंग और वो सारी चीज़ें। लेकिन 30 जून तक जो क्राइम हुए हैं वो जो पुराना अंग्रेजी का था इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर जो काम करने के या कानून के तरीके थे, सेक्शंस वगैरह का जैसा बता रहे हैं कि ये सेक्शंस बदल जाएगा। तो लेकिन ये दो पैरेलल चलेंगे। जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर टू द ऑडियंस, एनालॉजी के तौर पे अब देखें कि हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर में अभी एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। एक जहाँ पे 4 साल का डिग्री कोर्स बीए का आ रहा है और 1 साल का, जो 4 साल का बीए का डिग्री कोर्स करेगा वो 1 साल का एमए करेगा। ये नया शुरू हो गया है। लेकिन जो पहले के 3 साल के डिग्री कोर्स के तहत बच्चे बीए कर रहे थे, उन्हें तो 2 साल का एमए करने का प्रावधान होगा। ये दोनों अभी 2026-28 तक चलेंगे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर में। इसी तरीके से पुराने केसेस आपको 30 जून वाले वो पुराने लॉ के तहत चलेंगे, प्रोसीजर के तहत चलेंगे। 1 जुलाई के जो कानून हैं उसके बाद के नई प्रोसीजर, नए सेक्शंस जो आएंगे उसके तहत चलेंगे। तो ये एक जिसमें हमें टाइम मिल जाएगा अपनी पुलिस को ट्रेन करने का। लोग जो जनता हैं वो एक अवेयर होंगे नए कानून से भी, क्योंकि हमारे भी जेहन में जब हम पढ़ाते हैं तो जैसे अभी भी जेहन में बसा हुआ है इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज नहीं कहते हैं, तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। वर्ड निकल जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, न्याय संहिता नहीं निकलता। तो अवेयरनेस टाइम हमें मिलेगा, अवेयरनेस होगा और ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मनीष जी, आपके लिए कितनी बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, जैसे कि हिमांशु जी कह रहे हैं कि दोनों तरह के प्रोसीजर एक साथ चलेंगे। हालांकि आपने कहा कि मूलभूत सिद्धांत एक से है, पर क्या कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है वकीलों के लिए और साथ में आम जनता के लिए? आम जनता जब वकील के पास जाती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि वकील अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल एबिलिटीज़ के आधार पर उनके लिए काम करेगा जी। तो एज प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन जो भी दिक्कतें आएंगी वो हमारे होमवर्क में आएंगी। हम जब घर में पढ़ाई कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, पर जब हम कोर्ट जाएंगे और अपने क्लाइंट के लिए खड़े होंगे तो हम तैयारी करके जाएंगे। वकीलों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत, चैलेंज? हमारा होमवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। पुलिस वालों के साथ भी ये होमवर्क थोड़ा बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रही थी। क्योंकि दो पैरेलल तरह के वो ट्रैक करेंगे। जैसे ये लोग अपना घर में जो पढ़ाई करेंगे और फिर जब कोर्ट में जाएंगे तो प्रोफेशनल जो फेस करेंगे, जब जजेस को फेस करेंगे, तो पुलिस वाले भी तो वो काम करेंगे ना। एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड करेंगे और दूसरा न्याय संहिता करेंगे। तो दोनों में उनके लिए थोड़ा सा विरोधाभास टाइप लगेगा उनके साइकोलॉजिकल, क्योंकि जो 40-45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल हैं, इनके लिए ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जी, तो आपको लगता है ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है यहाँ पर? ये भी एक चैलेंज है। और कितना बड़ा चैलेंज आपको ये दिखाई देता है?
ये अच्छा खासा चैलेंज होगा। दिल्ली में या बॉम्बे के अंदर जो मेट्रोज हैं, हैदराबाद में पॉसिबली ये चैलेंजेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि ये पिछले 10-15 साल से 20 साल से धीरे धीरे ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इनका पुलिस का चल रहा है। फंडिंग इनकी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन जो गांव के थाने हैं, कस्बों के थाने हैं, जहां पे इतनी सुविधा नहीं है, पुलिस के थाने में कैमरे नहीं लगे हुए हैं जी, सैलरीज का प्रॉब्लम है, इंक्रीमेंट नहीं लगता है, करप्शंस हैं, बाहुबलियों की भूमिका होती है, पॉलिटिशियंस का रोल होता है, और वैसे में उनके पास वो सुविधा नहीं है ट्रेनिंग की। उस तरीके से वो ट्रेंड नहीं होंगे कि जो नया कानून आया है, संहिता आया है, और जो पुराना जिससे वो वाकिफ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल वो पेनल कोड, तो ये उनको उनके लिए ट्रांजिशन वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है और लंबा हो सकता है। तो कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर कि कुछ वक्त लगेगा, काम किया जाएगा और वो ईज आउट हो जाएंगे। मनीष जी, आपसे यहाँ पर पब्लिक को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? ये जो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है, क्या फेवर किस तरह से फेवरेबल है ये आम जनता के लिए, और क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज के तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये जो भारत के संसद ने इस कानून को पास किया है, इसके पहले जो होमवर्क हुआ है, जो इन लोगों ने बनाकर ड्राफ्ट करके सारा कुछ ये किया है, और आगे के लिए जो कोर्ट बैठी हुई है, कहीं भी कुछ आपत्तिजनक है इस कानून में तो उस पर उसका संज्ञान लेने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए, तो जनता को चिंता की बात नहीं है। ये जनता के जो अच्छाई है, अच्छी जनता के लिए ये है कि अब उनकी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान है और उसी हिसाब से ये होगा। और एक और छोटा सा एग्जाम्पल, आज की तारीख में जो व्हाट्सएप का प्रचलन है जितना हो गया है जी, हम देखते हैं कहीं से वीडियो आता है, किसी तरह का आपत्तिजनक कुछ भी आ रहा होता है, तो ये सब का ख्याल भी रखा गया है। वो फेक न्यूज़ को लेकर खासकर एक प्रावधान बना है। तो इसीलिए सरकार ये सब जो कर रही है वो हमारी सुरक्षा के लिए ही कर रही है। इसमें अब दंड वाली बात नहीं है। पहले जो जैसे सेडिशन का लॉ था, सेक्शन 124 आज भी है, कल भी था, पर पहले जो सेडिशन का लॉ था वो तब के सरकार को सुरक्षित करने के लिए था, आज भारत के अखंडता को सुरक्षित करने के लिए है। तो इसीलिए सरकार देश का ध्यान भी दे रही है और साथ ही साथ जनता की सुरक्षा का भी संज्ञान लेकर काम कर रही है। कोई चिंता की बात नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हिमांशु जी, आपसे भी चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क भारतीय न्याय संहिता पर। बहुत ही अच्छा कानून है। नंबर 1, जिसे ईज ऑफ लिविंग कहा जाता है नागरिकों के लिए, तो नागरिकों के लिए बहुत सी इसमें सहूलियतें हो गई हैं। तीसरा, द ओनस नाउ लाइज ऑन द पुलिस। पुलिस को टाइम बाउंड मैनर में सारे प्रोसेस करने होंगे, इन्वेस्टिगेशन करने होंगे और उनको कोर्ट के सामने लाना होगा। इसलिए जो पहले हम तारीख पे तारीख सुनते थे या फिल्मों में देखते थे, या जो एक समाज के अंदर माहौल बना हुआ था, कोर्ट से जिसे डर लगता था, पुलिस से जिसे डर लगता था, थाने लोग नहीं जाना चाहते थे, रिपोर्ट पुलिस को नहीं करना चाहते थे, अब है कि आप अपने घर बैठे एफआईआर कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं और ये सारी जिम्मेदारी अब पुलिस की होगी। तो कंफर्ट टू द इंडियन सिटीजन्स, ईज ऑफ लिविंग एंड द ओनस ऑन द पुलिस, एफिशिएंसी इन द जस्टिस सिस्टम एंड इन द डिलीवरी मैकेनिज्म, ये सारा भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेस्ट लॉज अभी तक का है। जी बिल्कुल। हिमांशु जी, मनीष जी, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।
तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता पर, और जैसे कि हमारे दोनों गेस्ट जानकारी दे रहे थे कि भारतीय न्याय संहिता जिसमें कि तरजीह इस बात पे दी गई है कि आम आदमी की सिक्योरिटी ज़्यादा हो सके, सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है, और साथ ही पनिशमेंट, पेनल्टी की जगह अब जस्टिस पर तरजीह दी जाएगी। तो इस तरह के चेंजेस किए गए हैं। और आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दीदी, नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स, जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ